पता है वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ? ममता दीदी कहीं भाग गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निफा का आउटब्रेक हुआ। निपा वायरस? Measures against a possible Nipah virus outbreak in the East Indian state. The neighboring states of Odisha and Kerala too are on high alert. Thailand, Nepal and Taiwan are some of the Asian countries that have stepped up the precautionary measures. है क्या ये चीज़? ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये पैरामिक्सो वायरस फैमिली है वायरसेस की, ये उसको बिलोंग करता है। अच्छा, तो क्या ये भी कोविड की जैसा? हाँ, कह सकते हैं काइंड ऑफ, लेकिन इसकी अभी वैक्सीन एट द टाइम बीइंग जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल है नहीं। पर कोविड तो पर्सन टू पर्सन फैलता था, क्या ये भी ऐसा ही है? थोड़ा सा इसके ट्रांसमिशन के ऐसे प्रूफ्स मिले हैं, लेकिन ये है एक जूनोटिक डिसीज अच्छा, जो कि एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होती है। ये निफा आया कहाँ से? ये भाई साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है यहाँ पे स्प्रेड हुआ है बहुत तेज़ी से। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग जाएं तो ये मलेशिया में स्प्रेड हुआ था 1999 में। मलेशियन पिग फार्मर्स थे, उनके यहाँ स्प्रेड हुआ था। मतलब ये बैट्स और पिग्स के थ्रू मोस्टली स्प्रेड होता है। उन्हीं के जो इन्फेक्टेड, अगर जैसे आप फ्रूट्स अगर कंज्यूम करें तो उससे ये स्प्रेड होता है। तो मलेशिया से कंबोडिया, थाईलैंड और हाँ अफ्रीकन नेशन जैसे कि घाना हो गया, वहाँ भी स्प्रेड हुआ था। तो इसके रूट्स काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। 1999 के बाद फिर जो बांग्लादेश में जब 2001 में ये स्प्रेड हुआ है, उसी टाइम पे ईस्टर्न इंडिया में ये स्प्रेड हुआ सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्प्रेड हुआ। वहीं पे ये बात प्रूव हुई है कि जो हेल्थ वर्कर्स थे जब वो इस वायरस के आउटब्रेक को रोकने के लिए काम कर रहे थे तो वहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड हुआ। तब ये पता चला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने का मतलब केपेबल है, वहाँ भी ये स्प्रेड हो सकता है। और 2007 में फिर से हुआ। हाँ, 2001 के बाद फिर 2007 में हुआ और अभी रिसेंटली केरला में जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। कोविड और निपा वायरस में स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है क्या कोई? स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो खास नहीं है, दोनों के दोनों ही आरएनए वायरसेस हैं। निपा वायरस जो है वो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है और कोरोना पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। अच्छा। और निपा जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली को बिलोंग करता है और कोविड सार्स-CoV-2 फैमिली को बिलोंग करता है। दोनों साइंटिफिकली अगर बात करें तो हाँ, दोनों इस तरह की फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि कोरोना वायरस की फिर भी वैक्सीन्स अवेलेबल थी, लेकिन निपा वायरस की अभी वैक्सीन्स कोई भी अवेलेबल नहीं है। वायरस है, इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल वेज में स्प्रेड हो सकता है। जैसे एक होता है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ और दूसरा होता है कंटामिनेटेड फूड के साथ। डायरेक्ट वाले में ये है कि जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स से, जैसे बैट्स हो गए, पिग्स हो गए, उनके अगर बॉडीली फ्लूइड से ह्यूमंस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बिल्कुल निपा वायरस स्प्रेड होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो बांग्लादेश और इंडिया में इसके फैलने का मुख्य कारण ये है कि जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं, ठीक है, जब वो बैट्स खाते हैं तो उनकी सलाइवा जो है वो उस फल में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर वो फल हम लोगों के पास आता है, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस हम लोगों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। निपा वायरस के सिम्टम्स क्या है? अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो क्या सिम्टम्स वो शो करेगा? अगर आम लक्षणों की बात करें तो थोड़ा थोड़ा कह सकते हो कि कोविड जैसा ही है, जैसे कि फीवर होना, ठीक है, सर दर्द, बॉडी में जो है मसल पेन, ठीक है, थोड़ा सा चक्कर वगैरह आना, ठीक है। पर अगर इसकी सीवियरिटी की बात करें तो काफ़ी बड़े चेंजेस हैं इसमें। अच्छा, जैसे कोमा हो गया, विद इन 24 to 48 आवर्स पेशेंट कोमा में जा सकता है। और ज़्यादातर जो केसेस देखे गए हैं उसमें यही हुआ है कि जो जिसको जिससे एक ग्रसित है वो उसको ब्रेन में ज़्यादा दिक्कत हुई है, जिसके एक्यूट एंसेफेलाइटिस तक ये ले जा सकता है एक पेशेंट को, जिसमें पोटेंशियली डेथ भी एक पॉसिबल सिनेरियो है। तो तुमने जैसे बोला कि इसकी कोई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल नहीं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, किसी के लिए नहीं है, तो इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन भाई हम अभी भी यही कहेंगे कि इसकी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हाँ एक मेडिसिन है रिबाविरिन नाम की। अच्छा। वो यूज़ की जा सकती है मोर्टेलिटीज़ को कम करने के लिए। हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं मोर्टेलिटीज़ को कम करने के लिए। ये वैसे तो हेपेटाइटिस सी के लिए, क्रोनिक डिसीजेस के लिए ही ये यूज़ होती है, लेकिन जो भाई ऑफिशियल्स अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो शायद उनको इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा होगा, तभी रिबाविरिन को यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, जो हमें अगर इस डिसीज़ से बचना है तो प्रिवेंशन के क्या मेथड हैं?
सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग ये ले सकते हैं कि जो सब्जी है या फल है उन्हें धोकर खाएं। साथ ही साथ बाज़ार से हम लोग जो फल खरीद कर ला रहे हैं या सब्जी खरीद कर ला रहे हैं वो अगर कटे हुए हैं या उनमें छेद है तो उसे ना ही कंज्यूम करें, ठीक है। अगर आप रॉ मीट का यूज़ करते हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें कि इस समय आप उसे ना ही कंज्यूम करें तो बेहतर होगा। पर अगर आपको फिर भी कंज्यूम करना है, आपको खाना है तो उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना पकाएं। और हम तो ये कहेंगे कि आपके घर के आसपास जिन भी एरियाज़ में अगर आपको बैट्स लटके हुए दिखते हैं, जैसे कुछ पुराने घर होते हैं वहाँ पे वो अपना हैबिटेट बना लेते हैं, तो आप लोग अवॉइड करिए उन एरियाज़ के आसपास रहना या गुजरना। जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स हैबिटेट्स, इन्हीं को फ्रूट बैट्स इन्हीं का दूसरा नाम है, इन जगहों को आप लोग अवॉइड करिए ताकि वायरस कम से कम स्प्रेड हो। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर।